नमस्कार। 6 जुलाई 2025 को तिब्बती धर्मगुरु और बौद्ध भिक्षु 14वें दलाई लामा अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। धार्मिक कारणों के इतर इस बार ये समारोह भारत और चीन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। 2 जुलाई को दलाई लामा ने 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान दलाई लामा के पुनर्जन्म की परंपरा को जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा, भविष्य में दलाई लामा की पहचान करने की प्रक्रिया 24 सितंबर 2011 के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जिम्मेदारी पूरी तरह से गेडिंग फोद्रांग ट्रस्ट अर्थात परम पावन दलाई लामा के कार्यालय पर ही निहित होगी। मैं यहाँ पुनः यह दोहराना चाहता हूँ कि भविष्य में पुनर्जन्म को मान्यता देने की विशेष अधिकार केवल गेडिंग फोद्रांग ट्रस्ट को ही है। इस विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी और को नहीं है। चीन ने बुधवार को ही इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को केंद्रीय सरकार से यानी कि चीनी सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज उनके मृत्यु के बाद शुरू होती है। उन्होंने पूर्व में ही संकेत दिया था कि ये बालक तिब्बत के बाहर जन्म ले सकता है, जो कि आज चीन के अधीन है। इस बीच 30 जून को सीमा सुरक्षा मामले में चीन ने भारत के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर टिप्पणी भी की। बीजिंग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, सीमा से जुड़ा मामला जटिल है और इसे सुलझाने में समय लगता है। ये बयान उनका उस सवाल के जवाब में आया था जिसमें 23 राउंड की वरिष्ठ प्रतिनिधि स्तर की वार्ताओं के बावजूद भी इस मुद्दे के समाधान में हो रही देरी पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी। ऐसे नाजुक समय में दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर भारतीय टिप्पणी चीन को और आक्रामक कर सकती है, लेकिन 14वें दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ को देखते हुए ये तय है कि ये बयान अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आइए अब एक नजर डालते हैं तिब्बत के इतिहास और चीनी अतिक्रमण पर। दलाई लामा का जन्म 1935 में तिब्बत के दुर्गम आमदो क्षेत्र में हुआ था। परिवार में वे लामो थुंडुक के नाम से पुकारे जाते थे और यहाँ वे 5वीं संतान थे। 2 वर्ष की उम्र में उन्हें 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया और वे तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता और मठाधीश के रूप में चुने गए। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने तिब्बत की धार्मिक सत्ता संभाली, जो उन दिनों चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों से जूझ रहा था। 7 अक्टूबर 1950 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की तिब्बत में दाखिले के साथ चीन ने उसे अपने मानचित्र में शामिल कर लिया। अब ये जाहिर था कि चीन उसे अपने देश का हिस्सा मानने लगा था। इसके साथ ही चीन और भारत अब पड़ोसी देश बन गए थे। अंतर्राष्ट्रीय तबका जहां इसे चीन प्रायोजित तिब्बती नरसंहार और विस्थापन के रूप में देखता था, वहीं चीन की नजर तिब्बत के भू खनिज के विशाल भंडारों पर थी। यहाँ विस्थापन का कारण तिब्बत का कमजोर होना नहीं, बल्कि उसका धार्मिक होना था। कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से चीन मानता है कि धार्मिक मान्यताएं गरीबी और पिछड़ेपन का कारण है। चीन का ये रवैया केवल तिब्बत के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए है जहां की मान्यताएं धार्मिक है, जिसमें जाहिर है भारत भी शामिल है। 1955 में तिब्बत की स्वतंत्रता को चीनी प्रभुत्व से सुरक्षित करने हेतु युवा दलाई लामा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। तिब्बती समुदाय के असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को 17 मार्च 1959 को तिब्बत हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उन दिनों तिब्बत में तत्कालीन भारतीय काउंसिल जनरल PN मेनन ने 31 मार्च 1959 को 14वें दलाई लामा का अरुणाचल के खेनजिमान इलाके में स्वागत किया था। सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें बेहद गोपनीय ढंग से भारत में शरण दी गई थी। 3 अप्रैल 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक रूप से संसद को सूचित किया था कि तिब्बती धर्मगुरु और उनके साथियों को भारत में शरण दे दी गई थी। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जहां भारत के लिए बेहद सराहनीय था, मगर बीजिंग को ये निर्णय बेहद नागवार गुजरा। आगे चलकर 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में ये इकलौता कारण तो नहीं था, मगर हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। आज 6 दशक से अधिक समय गुजरने के बावजूद भी भारत और चीन, इन दोनों देशों के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं तिब्बती मामलों में भारत की वर्तमान चुनौतियों पर। तिब्बती बौद्ध धर्म में पांचन लेमा को दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक अधिकारी माना जाता है, जो दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्वाचित ग्याल्त्सेन नोरबू को चीन ने अगला पांचेन लामा बताया है। बीजिंग ने जोर देकर कहा है कि पांचेन लेमा की प्रमुख भूमिका के बगैर अगले दलाई लामा का चुनाव मान्य नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये विकृति 1995 में तब शुरू हुई जब दलाई लामा ने 6 वर्षीय गेदून चोकी नीमा को 11वें पांचेन लेमा के रूप में मान्यता दी थी। माना जाता है कि चीन ने उस बच्चे को अगवा कर लिया और आज तक उस बच्चे की कोई सूचना नहीं मिली है। गेदून आज दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी हैं जिनके परिवार का भी कोई जिक्र नहीं आता है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन द्वारा नियुक्त पांचेन लेमा के बीच 1 दशक बाद एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई, जिसमें ये साफ निर्देश दिया गया कि चीन बौद्ध धर्म के भविष्य पर चीनी नियंत्रण चाहता है, तिब्बती नहीं। हालिया अध्ययन बताते हैं कि चीन भारत में धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA को बंद करने की मांग कर सकता है। साथ ही उसकी योजना अरुणाचल प्रदेश को अस्थिर करने की भी है, जो हमेशा से ही दोनों देशों के बीच विवादित रहा है। इस विवाद का कारण है मैकमहन लाइन, जो 1914 में ब्रिटेन शासित भारत और तिब्बत के बीच शिमला सम्मेलन में स्वीकृत की गई एक सीमा रेखा है। इसमें तवांग को भारत का हिस्सा बताया गया था। आज ये इलाका सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ही नहीं, बल्कि भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चीन ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी थी और अरुणाचल प्रदेश को वह दक्षिण तिब्बत कहकर अपना दावा करता रहा है। भविष्य में अगले दलाई लामा के उत्तराधिकारी की घोषणा पर तवांग मुद्दा भारत के लिए और संवेदनशील बन सकता है। भारत ने इसके जवाब में कुछ जरूरी कदम उठाए हैं और आइए डालते हैं उन पर एक नजर। द हिंदू के मई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी रक्षा संरचना पर खर्च को 3 साल में 10 गुना बढ़ाकर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का बजट अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। ये अभियान सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तेज तैनाती सुनिश्चित करने के लिए सड़क, सुरंग और पुल के निर्माण को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी सेला टनल का उद्घाटन भी किया, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के हिस्से को असम से जोड़ती है। पूर्वोत्तर में अपनी रणनीतिक योजना को आगे बढ़ाते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुल 2626 मेगावाट की 5 बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। रॉयटर्स की जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही भारत ने हिमालय क्षेत्र के लगभग 600 मठों में स्थानीय पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसमें देश के इतिहास व स्थानीय भाषाओं को शामिल कर युवा बौद्ध भिक्षुओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। भारत चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए हिमालयी सीमा पर मजबूत आर्थिक और जल संरचना खड़ी करने को लेकर बेहद गंभीर है। हालांकि इन सभी प्रयासों में भारत ने ये सुनिश्चित भी किया है कि चीन के साथ उसके जटिल रिश्तों को अपूरणीय क्षति न पहुंचे। दलाई लामा के उत्तराधिकार प्रक्रिया पर नियंत्रण चीन की विस्तार नीति का हिस्सा है, जो सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा हितों से टकराती है। दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर की एक सीमा रेखा भी है, जो विवादित है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने चीन के हस्तक्षेप से मुक्त होकर तिब्बतियों को अपने आध्यात्मिक नेता चुनने के अधिकार को औपचारिक कानूनों में दर्ज जरूर किया है, मगर इनमें से कोई भी चीन के पड़ोसी नहीं है। भारत क्वाड साझेदारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास और अत्याधुनिक तकनीकी समझौते के माध्यम से वॉशिंगटन के करीब आ रहा है, इसलिए उस पर यूएस के अनुसार तिब्बत नीति अपनाने का दबाव भी बनाया जा सकता है। लेकिन भारत की चिंता केवल हिमालय नहीं बल्कि कच्छ और कन्याकुमारी भी है। वैसे ये बुद्ध और चाणक्य दोनों का देश रहा है। निश्चित ही शांति, अहिंसा और अखंडता के बीच भारत मध्य मार्ग अपनाएगा। आज वर्ल्ड व्यू में इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।